पहला टॉपिक है जी हमारा, ठीक है, HTTP और HTTPS, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली SEO का एक और फैक्टर है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं SSL। अब ये SEO का एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हमें एज ए टेक्निकल कोई सर्विसेज तो नहीं देनी पड़ती। यानी हमने जब वेबसाइट अपलोड कराई, जैसे हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा, रीडायरेक्ट पढ़ा ना पिछली क्लास में, वो इससे रिलेट कर है। पिछली क्लास में हमने क्या कहा था कि भाई रीडायरेक्ट करना है तो उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि पहले हमारी वेबसाइट HTTP थी, नॉट सिक्योर थी, और फिर जब हमने उसे परचेज कर लिया SSL को वेब होस्टिंग कंपनी से, तो वो सिक्योर हो गई। सो ये एक SEO का बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है। यानी जब हम SEO चेक करते हैं और आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, भाई गूगल ऐसा तो नहीं करेगा ना किसी बंदे को आपकी वेबसाइट रिकमेंड कर दे और आपकी वेबसाइट में वायरस हो या आपकी वेबसाइट सस्पिशियस हो। सो पहले ये वाली बात किसी हद तक ऑप्शनल होती थी, लेकिन अब ये वाली बात ऑप्शनल नहीं रही है, बल्कि अब ये वाली बात जो है वो पक्की होगी कि भाई कोई भी बंदा वेबसाइट खरीदे, होस्टिंग खरीदे, तो साथ में क्या करे, SSL भी परचेज करेगा वो, ठीक है। तो जैसे ही आप SSL लगाओगे तो SEO का एक टेक्निकल SEO का एक फैक्टर वैसे ही पूरा हो जाएगा। सो ये हमारा टॉपिक था, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको हमने किसी हद तक पिछले लेसन में भी देखा था कि HTTP क्या होती है और HTTPS क्या होती है। ये एक छोटे से नोट्स हैं, इसकी हमें टेक्निकली इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग का भी होगा, तो आपने इसको सिर्फ समझना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS, ठीक है। HTTPS is HTTP with encryption। यानी कि encryption का क्या मतलब है कि सिक्योर इनक्रिप्ट। जैसे आप लोगों को TCS रिसीव होता है तो बिल्कुल सील होता है, फिर आप पेमेंट करते हो और पेमेंट करने के बाद आप जब उसे ओपन करते हो तो वो बिल्कुल सिक्योर फॉर्म में आपके पास आ जाता है। ऐसे नहीं होता कि कोई बंदा, किसी ने माउस ऑर्डर किया हो तो कोई बंदा ऐसे ही माउस लेकर आ जाए, उसके हाथ में पकड़ाओ और ये लेना, अभी आपने माउस ऑर्डर किया था, कोई भी नहीं रिसीव करेगा ना, कहेगा भाई ये या तो घर से चलता हुआ ले आए हैं या ऐसे कुछ खराब हो गया, इस वजह से ये हमें देने लगा हुआ है। सेम इसी तरीके से इंटरनेट से जो डाटा हमारे पास आ रहा है, अगर वो सिक्योर नहीं होगा तो गड़बड़ होगी। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले SSL उस पर अप्लाई करनी है। एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा साइंस भी समझ लेते हैं कि आपका डाटा कहाँ से आता है और कहाँ पे आता है। जब हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं तो हमारा डाटा कहाँ पड़ा होता है जी? आइए आइए, आ जाए। जब हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं तो हमारा डाटा कहाँ पे पड़ा होता है, वो पढ़िए चेयर, आ जाए है चेयर पर। हमारा डाटा भाई सर्वर से ही तो लेते हैं ना होस्टिंग हम, इसका मतलब क्या हुआ, आपका डाटा सर्वर पे स्टोर हो गया जाके। अब जो लोग हैं उस सर्वर से डाटा एक्सेस कर रहे हैं। जैसे आप हर रोज अपना डाटा अपने लैपटॉप से एक्सेस करते हो, लेकिन जो वेबसाइट है वो डाटा अपना आपके लैपटॉप से तो एक्सेस नहीं कर रही, ना कोई एक स्पेसिफिक मशीन है, वो एक सर्वर है, और उसी सर्वर से सब लोग आपका डाटा एक्सेस कर रहे हैं। जो लोग आपका डाटा एक्सेस कर रहे हैं वो क्लाइंट साइड है। सो जब हम HTTPS लगा लेते हैं तो जब डाटा कोई बंदा एक्सेस करता है, जैसे किसी ने लिखा ना abc.com, तो एक रिक्वेस्ट गई सर्वर पर कि कोई इस वेबसाइट को खोलना चाहता है, ठीक है। उसके बाद उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड होगा और वो डाटा ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा। अब जब डाटा ट्रैवल कर रहा होगा तो वो किस मोड पे होगा, या तो सिक्योर मोड में होगा या नॉन सिक्योर मोड में होगा। तो जब अगर आपका डाटा सिक्योर मोड में होगा तो सस्पिशियस भी नहीं हो सकता, हैक भी नहीं हो सकता, और वायरस आने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका डाटा सिक्योर नहीं होगा तो रास्ते में से कोई भी बंदा उस डाटा को ब्रीच कर सकता है, कोई भी उसके अंदर कोई ना कोई नई चीज़ अटैच कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई हमें क्या करना है, सबसे पहले HTTP को HTTPS करना है। वैसे तो हम आमतौर पर जब होस्टिंग खरीदेंगे हम तभी ये काम कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ होगा उस वक्त तो फिर हम ये परचेज करेंगे, और SSL जो नॉर्मल पैकेजेस होते हैं होस्टिंग के, उनमें तो हमें परचेज करनी पड़ती है, लेकिन जो कॉर्पोरेट पैकेजेस होते हैं, मतलब बड़े बड़े वाले पैकेज होंगे, मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने 5,000 की होस्टिंग ली हुई है, किसी ने 7-8 हज़ार की होस्टिंग ली हुई है, 9,000 की ली है, 10,000 की ली है, इसमें SSL परचेज करना पड़ेगा। किसी ने कॉर्पोरेट पैकेज लिया हुआ है, हो सकता है वो 18,000 का हो सकता है वो 20 का हो, 25 का हो, 28 का हो या 30 का हो, तो उसके अंदर वो आपको SSL फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, यानी उसको चार्ज नहीं करते। कॉर्पोरेट पैकेज में SSL चार्ज नहीं होती है, जो नॉर्मल पैकेज होते हैं लिमिटेड एक्सेस वाले, उनके अंदर SSL चार्ज हो रही होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी होस्टिंग 10,000 रुपए की है एनुअली, तो मुझे SSL के भी 2-3 हज़ार रुपए
अटैच करके साथ देने हैं। लेकिन अगर मेरे पास होस्टिंग प्लान कोई कारपोरेट पैकेज होगा उनका, भाई ये जो मैं टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ कोई मुश्किल काम नहीं, घर जाएँ गूगल पे जाएँ, इतनी सारी होस्टिंग कंपनीज है ना, सबके नाम लिखे हैं, सबके होस्टिंग प्लान आपके सामने आएंगे। तो हर प्लान के आगे लिखा होगा कि भाई ये वाला कौन सा प्लान है, स्टार्टर, प्रीमियम, कारपोरेट, हर चीज़ आ रही होगी इसमें, कोई ऐसी मुश्किल साइंस नहीं है समझने के लिए। तो आप वेब सोल की साइट पर चले जाओ, आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप सर्वर सी की साइट पर चले जाओ, आपको ये सारी साइट ऑप्शन मिल जाएंगे। आप नेम चीप पर चले जाओ, आप इजी होस्ट पर, इतने सारे मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारी की सारी क्या है, इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज होंगी होस्टिंगर, कितने सारी वेबसाइट, कितनी सारी कंपनीज हैं जो होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो भैया जितनी कंपनीज होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, इन्होंने मेन रूट पर ही अपने सारे होस्टिंग प्लान लिखे होंगे, तो आप वहां से जाकर ये सारी डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, व्हाट SSL स्टैंड फॉर, सिक्योर सॉकेट लेयर is a standard security technology for establishing an encrypted link between server and client। यही बताया मैंने भी आपको कि भाई अगर आपने SSL लगा लिया तो उसने क्या किया कि आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया उस वक्त जब वो सर्वर से ट्रैवल करता हुआ क्लाइंट की मशीन तक जा रहा है। जैसे वो क्लाइंट की मशीन पर आएगा तो अनक्रिप्ट हो जाएगा, यानी कि जैसे आप देखोगे तो आपको वही कुछ नजर आएगा जो आप देख रहे थे, लेकिन रास्ते में वो पैकेट की शक्ल में बिल्कुल वैसे ही है जैसे TCS वालों ने पैक किया हुआ है। ठीक है, टिपिकली अ वेब सर्वर एंड अ ब्राउजर और अ मेल सर्वर एंड मेल क्लाइंट। अच्छा, मेल क्लाइंट किसको बोलते हैं, ईमेल क्लाइंट किसको बोलते हैं? ईमेल क्लाइंट बोलते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को जिसमें आप अपनी ईमेल्स चेक करते हो। आप जीमेल पर जाते हो ना, आप याहू पर भी जाते हैं, आप MSN पर भी, यहाँ सब पर आपके वो बने होते हैं अकाउंट्स, ईमेल अकाउंट्स हैं सबके। सो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है जनाब, ईमेल अकाउंट है। लेकिन हमने कभी इसके ऊपर ऐसा रिसर्च ही नहीं किया, भाई इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, भाई अपना अकाउंट बनाओ, मेल चेक करो, खत्म हो गया। लेकिन असल में जो ऑफिशियल काम होता है उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें लोग प्रेफर नहीं करते जीमेल को यूज करना, उसमें लोग प्रेफर नहीं करते याहू को यूज करना। उसमें क्या करते हैं कि जो उनकी बिजनेस साइट्स होती हैं, यानी कि हम अक्सर आपसे ये कहीं किसी जगह पर आपसे ये पूछा जाएगा कि अपना बिजनेस ईमेल दें। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेरा अकाउंट तो जीमेल का ही है, तो क्योंकि इस अकाउंट से मैं बिजनेस कर रहा हूं तो ये मेरा बिजनेस अकाउंट बन गया। इसका मतलब ये है कि आपका होस्टिंग वाला ईमेल, मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं भाई हमारी वेबसाइट है deckitchen.org, सो मैंने क्या किया हुआ, एक जीमेल बनाया हुआ है DECKitchen.org@gmail.com। एक तो ये मेरा अकाउंट है, एक मेरा अकाउंट है DECKitchen@DECKitchen.org। इन दोनों में फर्क है। यानी अगर मैं ये कहूं कि मेरा एक जीमेल अकाउंट ये वाला है, एक मेरा अकाउंट है, चलो यूं आसान कर लेते हैं, info@gmail.com, और मैं कहता हूं भाई इसी ईमेल से मैं अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन करता हूं, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि भाई ये तो मेरा बिजनेस अकाउंट है। नो, ऐसे नहीं है। आपका बिजनेस अकाउंट जो होगा, जो कहेगा ना अपना बिजनेस ईमेल प्रोवाइड करो, जिस जगह पर वो आपसे आपका बिजनेस ईमेल मांग रहा है, इसका मतलब है बात समझ में आई है कि बिजनेस ईमेल का मतलब क्या होता है। मैं बहुत सारी एग्जांपल दे रहा हूं। टॉपिक है, ठीक है, इसको देख लेते, पहले ये बना हुआ है हमारे पास। ठीक, अब ये सारे के सारे कहां बने हुए हैं, सर्वर्स पे बने हुए हैं। यानी जो जो आपकी वेबसाइट की डोमेन आपने परचेज की हुई है, आप देख रहे हैं उन्हीं के ऊपर ईमेल्स है ना ये सारे। तो ये वाले ईमेल अकाउंट्स इस्तेमाल करने के लिए हमें एक ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन, भाई ये जीमेल में तो नहीं चल रहा ना, याहू पे भी नहीं चल रहा ये, इसके लिए हमें एक ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन चाहिए। सो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगर हम देखें तो आउटलुक के नाम से एक एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के नाम से, वो क्या कहलाता है, वो क्लाइंट एप्लीकेशन है। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, आप गूगल करके देखिएगा आपको नजर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहा है कि भाई ये जो SSL मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये वेब सर्वर्स पे भी अप्लाई कर रहा हूं और आपके ईमेल क्लाइंट पे भी अप्लाई कर दूंगा, ताकि आपकी मेल सिक्योर रहे। अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर मैं ये कह रहा हूं ना कि मैं माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं आउटलुक, तो सर्वर नहीं है, सर्वर तो भाई वही है ना, सर्वर कौन सा है, DCKitchen.org। डोमेन ली, सर्वर के ऊपर जाकर होस्टिंग परचेज की, तो सर्वर तो वो है। सर्वर किसका है, वेबसोल का। लेकिन उस वेबसोल के सर्वर पे उनका एक सर्वर कौन सा है, मेल का सर्वर, और एक सर्वर कौन सा है, वेब का सर्वर। एक सर्वर है जिसपे ईमेल अकाउंट्स पड़े हुए हैं और एक सर्वर है जिसपे आपकी वेबसाइट पड़ी है, दो अलग चीजें हैं ना।
मतलब कोई भी बंदा गूगल करता है तो आपकी वेबसाइट खुलती है, लेकिन आपके जो कस्टमर्स हैं या जिन्होंने क्यूरी करनी है उन्होंने तो आपको मेल भेजनी है, तो वो किस पे भेजेंगे आपको? आपके बिजनेस ईमेल एड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई मैं दोनों को ही सिक्योर कर दूंगा। अब बात समझ में आ गई? दोनों चीज मैंने नई बात आपको बताई है कि ऑफिशियली जो लोग अपने ईमेल अकाउंट्स यूज करते हैं, ऑफिशियली खासतौर पर ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में, नॉर्मली ऑफिशियली लोग जीमेल ही यूज कर रहे होते हैं। देखें ना जीमेल में प्रॉब्लम क्या है? जीमेल में प्रॉब्लम यह है कि इस कॉलेज में अगर 10 ट्रेनर हो और 4 साल के बाद 10 के 10 ही छोड़कर चले जाएं और नए ट्रेनर्स आ जाएं, तो सारे के सारे उस वक्त 10 साल के लिए जो इस्तेमाल करने लगे हुए थे या 5 साल के लिए जो इस्तेमाल करने लगे हुए थे ईमेल, वो अपना पर्सनल ईमेल पीक सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते थे। तो क्या हुआ? 2 साल के बाद चले गए। अब क्या होगा? जब वो चले गए हैं तो फिर भी मेल तो उन्हीं के अकाउंट पे आती रहेंगी। ऐसा तो नहीं होगा वो जाते हुए कहेंगे कि ये लें जनाब, ये मेरा जीमेल अकाउंट है, ये आप रख लें आप, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं। जीमेल अकाउंट तो पर्सनल एंटिटी होती है ना हर किसी की, वो तो किसी कोई नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, जब बंदों को अपॉइंट करेंगे तो हर किसी का अलहदा से एक बिजनेस अकाउंट बना देंगे। जिस दिन वो जॉब छोड़कर जाएंगे हम उनसे वो वाले बिजनेस अकाउंट वापस ले लेंगे कि भाई अब आप जा रहे हैं तो ये बिजनेस अकाउंट हमारे हवाले करके चले जाएं, और उस बंदे की जगह पर जब कोई नया बंदा आएगा तो वो वाला बंदा उस बिजनेस अकाउंट को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस? मेरा ख्याल है मैंने उर्दू में काफी सारा एक्सप्लेन कर दिया कि एसएसएल का पर्पस क्या होता है। हाँ, एसएसएल सर्टिफिकेट। अच्छा, ये एसएसएल है क्या? एसएसएल एक सर्विस है, लेकिन ये सर्विस हमें कैसे मिलती है? एक सर्टिफिकेट की शक्ल में, यानी कि वो एक सर्टिफिकेट होता है जो हमारी वेबसाइट के साथ अटैच कर देता है, जो कि हमारी उस सर्टिफिकेट की वजह से हमारी वेबसाइट के ऊपर वो मॉनिटरिंग होती रहती है कि भाई कोई हैकिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे कि डेंजर पैदा हो हमारी वेबसाइट के लिए। is a bit of code on your server that provides security for online communications. ये कहा है ना मैंने भी। Okay. When a web browser contacts your secured website, the SSL certificate enable an encrypted connection. ये कहा मैंने कि भाई सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी तो इनक्रिप्ट होकर रिक्वेस्ट जा रही है और डाटा ट्रैवल कर रहा है, यानी कि ये माउस मैंने इस कमरे से नीचे भेजना है तो मैंने इसको एक डब्बे में डाला, उसके बाद एक और डब्बे में डाल दिया और डब्बे को मैंने शॉपर में डाला और नीचे पकड़ के ले गया। किसी को पता मैं क्या लेकर जा रहा हूँ? किसी को तो नहीं पता मैं माउस लेकर जा रहा हूँ। जब मैं उधर जाकर खोलूंगा तो उन्हें पता लगेगा बॉक्स के अंदर माउस है। तो वो कहता है भाई जब आपने एसएसएल लगवा ली तो आपका डाटा इस तरह ट्रैवल करेगा, बीच में से हैक होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। इट इज अ काइंड ऑफ लाइक सीलिंग अ लेटर इन एन इनवॉल्व, ठीक है। यही मैंने आपको कहा था कि जैसे वो आपका टीसीएस होता है, कहता भाई एक लेटर है जिसको आपने सील कर दिया है, तो अब वो रास्ते में तो नजर नहीं आ रहा हो, एक लेटर ऐसा है कि जो यूं पकड़ के लेकर जा रहे हैं, जो रास्ते से गुजर रहा है देख रहा है कि इसमें लिखा क्या हुआ है। 2 लाइनें एक बंदे ने पढ़ ली, अगली 2 लाइनें किसी और बंदे ने पढ़ ली, पढ़ते जा रहे हैं लाइनें आपकी लोग। हाँ, डिफरेंस ये हमने अभी डिस्कस भी कर लिया कि भाई HTTP क्या होती है? सिक्योर होती है। HTTPS सिक्योर होती है और HTTP सिक्योर नहीं होती। HTTP वर्क एट एप्लीकेशन। अब ये जो टर्म आ गई है ना एप्लीकेशन लेयर, इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। इट इज अ टॉपिक ऑफ नेटवर्किंग। जब एक नेटवर्किंग का एक मॉडल होता है, एक नेटवर्किंग का फिजिकल मॉडल है। फिजिकल मॉडल क्या है नेटवर्किंग का? कि भाई एक डिवाइस चाहिए, कहीं लगी होगी शायद यहाँ डिवाइस, पहले पीछे लगी होती थी एक, देखते हैं ना इंटरनेट जिसके साथ केबल लगी होती है, ये फिजिकल मॉडल है नेटवर्किंग का। फिर आपको केबल चाहिए, ये फिजिकल मॉडल है ना। एक वर्चुअल मॉडल है नेटवर्किंग का जो कि आप देख नहीं रहे, लेकिन वो इंटरनली जो काम होने लगा हो उसको हम बोल रहे हैं कि वो नेटवर्किंग का वर्चुअल मॉडल है। उसको हम बोलते हैं लेयर मॉडल। एक लेयर मॉडल है जिसमें 8 लेयर तकरीबन होती हैं उसके अंदर। उसमें जब डाटा ट्रैवल करता है तो मुख्तलिफ लेयर में जब डाटा ट्रैवल कर रहा है तो कुछ लेयर सिक्योर होती हैं और कुछ लेयर सिक्योर नहीं होती हैं, ठीक है। तो अब वो ये क्या कह रहा है? कहता है भाई HTTP जो है वो लेयर मॉडल में किस जगह पे, ये वर्चुअल बात हो रही है, हाँ फिजिकल बात नहीं हो रही, किस जगह पे काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पे। अगर मैं आपको ये कहूं कि जो नेटवर्किंग का मॉडल होता है तो उसमें जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो सिक्योर नहीं होती। एप्लीकेशन का नाम से ही पता लगा भाई, माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ा एप्लीकेशन है ना, आप यूज करते हो, आपके सामने खुला होता है। एक होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या मतलब है? नाम से ही अंदाजा हो रहा है भाई, ऐसी चीज ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कुछ ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, वो कोई यूज तो नहीं कर रहा ट्रांसपोर्टेशन में, पैकिंग में है, सील है। तो कहता है भाई HTTPS जो होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है और HTTP जो होती है वो एप्लीकेशन, यानी उसको कोई भी बंदा बीच में से ऑपरेट करवा के डाटा निकाल सकता है, लेकिन जो चीज ट्रांसपोर्ट लेयर में वो तो नजर नहीं आएगी आपको, ठीक है। उसके बाद
ये इतना सा जो हम ब्लॉग पर है ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा नेटवर्किंग का मैं बता रहा हूँ। इसका हमने प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना, लेकिन आपको वर्चुअली पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, होता कैसे है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि दो मॉडल हैं, एक फिजिकल और एक वर्चुअल। फिजिकल नेटवर्किंग का मतलब है भाई तारें, डिवाइसेस, ये फिजिकल नेटवर्किंग है। वर्चुअल नेटवर्किंग का क्या मतलब है कि इंटरनली जो डाटा ट्रैवल होता है, भाई डाटा ट्रैवल होने की भी तो कोई साइंस होगी ना। एक तार के बीच में से जो डाटा गुजरता है, मतलब एक बंदे ने लिखा www.abc.com, एक रिक्वेस्ट गई, सर्वर पे गई, सर्वर ने जाकर क्या किया, abc.com को रिटर्न किया उसको, और उसके कंप्यूटर के ऊपर वेबसाइट खुल गई। तो इसका मतलब क्या, कोई ना कोई वर्चुअल सिस्टम है। अब ये चीजें हमें, उसके अंदर कोई बंदे तो नहीं बैठे हुए ना तारों के अंदर से डाटा ट्रैवल करने लगा हुआ है। और कैसे ट्रैवल कर रहा है, जीरोज और वंस की शक्ल में। जब वो डाटा बीच में है तो जीरोज और वंस की, जीरो का मतलब ऑफ, वन का मतलब ऑन, यानी कोई सिग्नल ऑन हो रहा है, कोई सिग्नल ऑफ हो रहा है, तो डाटा बीच में ट्रैवल कर रहा है। तो फिर एक जगह पर आकर डाटा उसको नजर आना शुरू हो गया, वो 0 1 से बाहर निकला और फिजिकल हालत में उसको नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, तीसरा पॉइंट, पोर्ट। अच्छा, पोर्ट को समझ लेते हैं। हर किसी के कंप्यूटर लैपटॉप पर पोर्ट्स हैं, होती है ना फिजिकल पोर्ट, भाई माउस लगाते हो, प्रिंटर लगाते हो, यूएसबी लगाते हो, HDMI लगाते हो, ये सब की सब क्या कहलाती हैं, फिजिकल पोर्ट्स। इसी तरीके से नेटवर्किंग में कुछ वर्चुअल पोर्ट्स होती हैं, जो उन्होंने क्या किया हुआ, पोर्ट्स बनाई हुई हैं डाटा को मूव कराने के लिए। सो वो ये कह रहा है कि भाई जो HTTP है ना, उसकी जो पोर्ट होती है वो 80 होती है, और HTTPS की जो पोर्ट होती है वो 443 होती है। सो 80 की पोर्ट जो होती है, आप देखते हो ना इंटरनेट नहीं चलता तो हम क्या करते हैं, प्रॉक्सी लगाते हैं, VPN लगाते हैं, प्रॉक्सी लगाते हैं, नेट चल पड़ते हैं। इसका मतलब है कि वो सिक्योर नहीं है। तो इंटरनेट भी आपका 80 की पोर्ट पे चलता है। और जो 443 की पोर्ट होती है, ये सिक्योर पोर्ट होती है, जो मर्जी लगा ले बंदा, इससे नहीं खोल सकता। तो कहता है भाई HTTPS जो है वो सिक्योर है, यानी इसके अंदर डाटा के अंदर कोई बंदा घुस नहीं सकता। और आखिरी बात वही है जो हम बार बार जोर दे रहे हैं कि भाई एक में इंक्रिप्शन होती है और एक में इंक्रिप्शन नहीं होती। एक में माउस ऐसे जा रहा है, एक में माउस डब्बे में जा रहा है। जो डब्बे में माउस जा रहा है वो इंक्रिप्टेड है, और जो खुला जा रहा है वो नॉन इंक्रिप्टेड है, यानी कि सबको पता लग रहा है भाई क्या चीज मूव कर रही है। तो जब हमने उसे को सील कर दिया तो किसी को नहीं पता कि इसके अंदर क्या चीज है, वो उधर जाके पता लगेगा कि इसके अंदर क्या है। जी, इसकी शक्ल है, एक को लॉक लगा हुआ है। अभी तो आजकल तो चेंज हो गई ना, आजकल आप देखते हो ना इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा चेंज हो गया, गूगल के ऊपर वैसे नजर नहीं आता। अब वेबसाइट्स ऐसे तो नहीं नजर आती हैं। खोल दूं मैं कोई साइट, चलो जी कोई सी भी खोल लेते हैं। अब देखें स्टाइल चेंज हो गया। अब तो नहीं शो कर रहा ना कि इनक्रिप्टेड है कि नॉन इनक्रिप्टेड है। अभी हम इस पे क्लिक करेंगे फिर पता लगेगा। देखिए अब आया लॉक ऊपर नजर, पहली तस्वीर में तो ऐसे नहीं आ रहा था। ये अपडेट हुआ है, ये अभी रिसेंट मंथ्स में इन्होंने गूगल क्रोम को काफी सारा अपडेट किया। ठीक है, सो अब ये प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, अंदर आपको प्रोटेक्शन जाके नजर आई है। जब आपने इस एरो पे क्लिक किया है ना, बटन पे, फिर नजर आई है। पहले कैसे नजर आ रही थी, मेन के ऊपर ही हमें सब कुछ नजर आ रहा था। अब देखिए इस पे क्लिक करें, लिखा हुआ है कनेक्शन इज सिक्योर, जिसका मतलब है कि ये SSL प्रोटेक्टेड है। तो जो SSL प्रोटेक्टेड नहीं होगी उसके साथ लिखा हुआ आ रहा होगा कि नॉन सिक्योर, और समटाइम आपको यहाँ पर रेडिश नजर आएगा URL लिखा हुआ कि सस्पिशियस है ये वाला URL, यानी वो आपको मना कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे आप USB लगाएं तो एकदम मैसेज आ जाता है कि भाई इसमें वायरस है, तो आप एकदम उतार लेते हो USB। तो यहाँ पर सस्पिशियस आ रहा है तो इसका मतलब है कि भाई वो अलर्ट हो जाए, जिसकी वेबसाइट है ये वेबसाइट हैक भी हो सकती है और यूजर को डिस्टर्ब भी कर सकती है। और अगर आपकी वेबसाइट सस्पिशियस है तो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है SEO के पॉइंट से, कि भाई गूगल उसको सामने लाएगा ही नहीं कभी भी। लोगों को तो नहीं दिखाएगा कि भाई इसकी वेबसाइट तो सस्पिशियस हुई है, या मैंने क्यों लोगों के कंप्यूटर तो नहीं खराब करने, पता लगे किसी के कंप्यूटर विंडो में भी वायरस आ गया इसको इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, सो ये था हमारे पास HTTP और HTTPS का फर्क।
और ये मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपने कोई नॉर्मल पैकेज लिया होगा तो SSL परचेज करोगे, अगर कोई कारपोरेट पैकेज होगा आपके पास तो उसके अंदर SSL बिल्ट इन आपको मिल जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा इधर, स्कीमा। व्हाट इज स्कीमा? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मगर गूगल का फैक्टर नहीं है। यानी कि ऐसी चीज कुछ नहीं है कि गूगल के बेस पर हम ये काम करने लगे हैं। तो स्कीमा होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। इसका मेरे टिकटॉक पर जाओगे तो एक अपडेट आई थी मेरा हाल 1-1.5 माह पहले स्कीमा के हवाले से, तो उसके ऊपर मैंने वो टिकटॉक एक 60 सेकंड की टिकटॉक रिकॉर्ड की होगी कि स्कीमा ने क्या अपडेट दी थी, जो कि हम अभी भी डिस्कस करेंगे और उसके अंदर भी डिस्कस की हुई है मैंने, क्या अपडेट आई है जी। स्कीमा मार्कअप फाउंड एट स्कीमा, इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल का कोई स्टैंडर्ड नहीं पढ़ने जा रहे बल्कि किसका स्टैंडर्ड पढ़े हम, स्कीमा वेबसाइट का। कोई वेबसाइट है स्कीमा के नाम से। अच्छा, इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा। अगर हम अपनी वेबसाइट को देखें तो हमारा जो माइक्रो डाटा वो कहां पे था, हेड में टाइटल माइक्रो डाटा, मेटा डिस्क्रिप्शन माइक्रो डाटा, ये सारे का सारा माइक्रो डाटा है। तो कहता है ये वाली वेबसाइट भी जो है ये क्या बना रही है, माइक्रो डाटा, यानी छोटी इंफॉर्मेशन बनाएगी आपकी। Once added to a web page, schema markup creates an enhanced description commonly known as enhanced description। कहता है भाई अब क्या होगा, अब जो आप अपनी वेबसाइट में कुछ मैसेज देना चाह रहे हो कि वेबसाइट किस चीज के मतलब, देखें हम वेबसाइट के ऊपर कीवर्ड्स के थ्रू जो मैसेज दे रहे हैं वो क्राउलर को भी दे रहे हैं और यूजर्स को भी दे रहे हैं, क्योंकि वही हमारा इंटरनेट मार्केटिंग टूल है। और स्कीमा के थ्रू हम जो मैसेज दे रहे हैं वो प्योरली क्राउलर को दे रहे हैं, 100% क्राउलर को कह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं, क्राउलर को ये बता रहे हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है और ये क्या है। क्या ख्याल है, अगर पता लग जाएगा तो आसानी नहीं हो जाएगी। नीचे एक बंदा इंफॉर्मेशन ऑफिस में बैठा हुआ है तो उसको सारे बिजनेस का मॉडल अगर समझाया होगा तो हमारी मार्केटिंग अच्छी कर सकेगा, कि उसको बस 2-3 बातों का पता होगा तो मार्केटिंग अच्छी करेगा, पूरा बिजनेस मॉडल पता होगा तब अच्छी मार्केटिंग करेगा। तो आप ये समझ लो कि अब हम यहां पे आकर स्कीमा के थ्रू क्राउलर को मैसेज क्या दे रहे हैं कि भाई ये मेरे बिजनेस का मॉडल समझ लो। तो अब क्या होगा, जब आपकी वेबसाइट क्राउल होगी उसको पूरा मॉडल पता लग गया और अब वो दूसरे लोगों की इंटेंट को भी देख रहा है और आपके बिजनेस मॉडल को भी समझ रहा है। तो जब उसने आपके बिजनेस मॉडल को समझना शुरू कर दिया तो लोग जो क्यूरी करेंगे उसकी क्यूरी से मैच करते हुए आपके मॉडल के एनालिसिस करेगा और कहेगा भाई ये वाली वेबसाइट मैं दे दूं, इसकी मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है कंपैरेटिवली दूसरों के। इस मकसद के लिए हम स्कीमा बनाते हैं। बट स्कीमा इज नॉट ऑन साइट एसईओ, ठीक है, ये ऑन साइट एसईओ नहीं है। यानी इसको बेशक मैं इसका कोड जनरेट करूंगा और इसको वेबसाइट के हेडर पे ही लगाऊंगा, मगर इट इज नॉट ऑन साइट एसईओ क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर है। और ये क्या करेगा, इनहैंस डिस्क्रिप्शन देगा। ये देखें जरा लिस्ट में कितना कुछ आ रहा है, वेबसाइट के नीचे लिखा हुआ आ रहा है, अपडेट्स नीचे आ रही हैं, कितनी सारी आ रही हैं, वेबसाइट खुली कब थी, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, स्कीमा के थ्रू आ रही है। अब स्कीमा से हम बता क्या रहे हैं भाई, कि स्कीमा से ये बता रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है ना इसकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। स्कीमा से हम ये बता रहे हैं कि ये लोकली कहां पर मौजूद है। स्कीमा से हम ये बता रहे हैं कि भाई इनसे अगर आपने राब्ता करना होगा तो ये इनके मोबाइल नंबर हैं, ये इनके ऑफिस नंबर्स हैं। स्कीमा में हम ये बता रहे हैं कि ये इन लोगों के सोशल मीडियाज हैं। अगर हम कुछ देर पहले चले जाएं, शायद आप लोगों ने जिन्होंने मेरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का टॉपिक पहले पढ़ा है, किस किसने पढ़ा है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ लिया हुआ है, हाँ। तो उसमें हमने क्या बताया था, मैंने बताया था ना कि भाई गूगल बिजनेस प्रोफाइल की एक नई अपडेट आई है जिसमें हम अपनी सोशल प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं। और ये नई अपडेट है, मतलब ये पुरानी अपडेट नहीं है। नई अपडेट का मतलब ये नहीं कल आई है, मतलब रिसेंट मंथ्स में ये अपडेट आई हुई है। पहले क्या होता था, पहले आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अपनी सोशल लिंक्स ऐड ही नहीं कर सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ, लिंकअप हम कैसे करते थे, हम स्कीमा के थ्रू लिंकअप करते होते थे। और जो लिंकअप नहीं करता था वो उसके सोशल प्रोफाइल्स भी नजर नहीं आते। आप अक्सर देखते हो ना, किसी कीवर्ड पे सर्च करें तो साथ में वो गूगल वेबसाइट भी आती है, साथ में सोशल प्रोफाइल्स भी आती हैं उनकी। सो पहले तो ये काम हो रहा था, फिर गूगल ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये काम मुझे ही कर लेना चाहिए। सो उसने गूगल की प्रोफाइल में ऑप्शन ऐड कर दी कि भाई अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स ऐड कर लो यहाँ पर। यानी मैं अब जाऊँ तो वहीं पर फेसबुक भी ऐड करूंगा, वहीं पर मैं अपना टिकटॉक भी दे दूंगा, वहीं पर ही हम सारे अपने प्लेटफॉर्म्स दे देंगे जी। सारों की ऑप्शन मौजूद है। हाँ नहीं बिजनेस प्रोफाइल,
गूगल बिजनेस प्रोफाइल, हाँ सारों की है, उसमें ऑप्शन आती है सोशल प्रोफाइल्स, ठीक है। जब हम सोशल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ना तो वहां पर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, जितने भी प्रोफाइल है ना, पॉपुलर प्रोफाइल है, वो सारी वहां पर दे देंगे, ठीक है ना। नहीं सारे तो नहीं ना दे सकता, मतलब सारों का तो मतलब है कि सारे जो हम बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि भाई ये तो ऐसे प्लेटफॉर्म है, यहां पर तो हमें होना चाहिए, जिसको गूगल भी कंसीडर करना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो बहुत ही स्ट्रांग है ना, ठीक है। नीचे आ जाते हैं जी। डज स्कीमा हेल्प एसईओ? बिल्कुल ठीक है, यही बता रहा हूं ना इतनी देर से कि भाई इसकी एक केस स्टडी क्या है। केस स्टडी ये है कि भाई पहले 3 नंबर पर जो वेबसाइट्स आती हैं, पहले 3 नंबर पर किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट जो वेबसाइट्स आती हैं, तो जब हम ये देख रहे होते हैं कि ये तीनों वेबसाइट्स में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है, तो उन तीनों वेबसाइट्स में जो कॉमन चीज होती है वो स्कीमा होता है, कि तीनों वो वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने स्कीमा लगाया होता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्कीमा की इंपॉर्टेंस का हमें पता लग गया कि हमें स्कीमा जरूर अपनी वेबसाइट का बनाना चाहिए। पीछे जी, स्कीमा मार्कअप is code also called semantic vocabulary or semantic vocabulary। semantic vocabulary का क्या मतलब होता है कि thematic vocabulary, कि हमारी जो चीजें होती हैं, वेबसाइट जिस चीज के मुतालिक है, हम उसका थीम माइक्रो डाटा की शक्ल में अपनी वेबसाइट पे दे देते हैं जी। अब स्कीमा वैलिडेटर। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई ठीक हो गया, समझ में आ गई कि स्कीमा की इंपॉर्टेंस का पता लग गया, हाँ। अब हम ये कह रहे हैं कि एक वेबसाइट हमारे पास आई है रैंक होने के लिए, हमने देखना है कि क्या उसका स्कीमा है कि नहीं है। अब ये वो वाले फैक्टर्स होंगे जो कोई कह रहा होता है ना कि भाई इतने सारे फैक्टर्स को जो फुलफिल कर रहा होगा, जो मैक्सिमम फैक्टर्स तक जाएगा वो रैंक करेगा, जो मैक्सिमम फैक्टर्स तक जाएगा वो रैंक करेगा, और जो इक्वल फैक्टर पे रहेगा फिर वो ऊपर नीचे रहेगा। validator.schema.org कहता भाई इस वेबसाइट पे जाओ और यहां पर जाकर अपनी वेबसाइट का नाम लिखें, अगर तो स्कीमा लगा होगा तो बता देगा भाई स्कीमा है, और अगर स्कीमा नहीं लगा होगा तो ये भी पता लग जाएगा कि इसमें स्कीमा नहीं है। फिर क्या अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू क्रिएट स्कीमा, अभी करते हैं। फिर ये एक यूआरएल मैंने आपको ये भी दे दिया कि भाई इस पर क्लिक करें तो यहां से जाकर हम अपना स्कीमा बनाएंगे। इस पर क्लिक करूं मैं पहले वाले पे, आ गया। क्या कहता है भाई यहां पर आए और अपनी वेबसाइट का नाम दे दें। यूआरएल दिया जी मैंने और फैच रिजल्ट्स। दूसरी भी एक वेबसाइट खोल लेना, यूआरएल में ले लूं ताकि जितनी देर में वो आए। जी आ गया मैसेज। उसने सारा कोड एक्सट्रैक्ट किया, बेसिकली उसने किया कि कोड एक्सट्रैक्ट किया और उसने देखा कि इसमें स्कीमा का कोड है कि नहीं है। उसने कहा भाई इसमें स्कीमा का कोड नहीं है, तो हमें पता लग गया भाई कि इस वेबसाइट पे स्कीमा, ये हम किसी भी वेबसाइट का चेक कर सकते हैं, मतलब ये हम अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट का भी चेक कर सकते हैं अगर देखना हो कि उन्होंने स्कीमा लगाया हुआ है कि उन्होंने स्कीमा नहीं लगाया हुआ। अब आ जाते हैं इधर, आ जाते हैं इधर, इसे करते हैं कॉपी जी। ये क्या लिखा है, न्यू टेस्ट, इस पे आ जाइए। अब मैंने गोल वेबसाइट का यूआरएल दिया है, मैं कहा बताओ मुझे भाई इसका स्कीमा है कि नहीं है। जी है, इसका स्कीमा बनाया हुआ है हम लोगों ने। समझ में आ गई बात की, यानी कि पहला टेस्ट तो पहला काम तो यही था कि भाई इसका स्कीमा है कि नहीं है। अब मुझे पता लगा कि नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे उसका स्कीमा बनाना है। अब आ जाते हैं अगले फेज में जी। अगला फेज क्या है, हाउ टू क्रिएट स्कीमा। इस पे आ जाते हैं। ये मैंने आप लोगों से स्लाइड शेयर की हुई हैं, पीडीएफ फाइल्स जो हैं शेयर की हुई हैं। अगर आप लोगों को ना मिलें ना खुलें ग्रुप में मैसेज करें मुझे, ठीक है जी। आगे
विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट? क्या लिखा है जी? आर्टिकल्स। क्या कह रहे हैं भैया, अब किस तरह का स्कीमा बनाना है आपको? भाई हर वेबसाइट की टाइप एक जैसी तो नहीं होगी ना। मैं क्या, मुख्तलिफ वेबसाइट्स की टाइप अलग अलग होगी, हर वेबसाइट का अलग बिजनेस है, उनकी टाइप भी अलग है। तो कहता भाई आप पहले तो चूज करेंगे आपकी वेबसाइट किसके मुतालिक है। आगे लिखा हुआ आ रहा है जी आर्टिकल कोविड, ये उस वक्त आया था जब वो कोविड आया था, तो उन्होंने ये वाला ऑप्शन भी बनाया था कि भाई आपकी वेबसाइट इसके मुतालिक है। अच्छा इवेंट, कोई इवेंट्स के मुतालिक है। FAQ पेज और हाउ टू, ये वो है जो मैंने आपको टिकटॉक की बात की है कि पिछले दिनों स्कीमा की एक अपडेट आई थी। अभी अपडेट किसने दी थी? स्कीमा ने अपडेट नहीं दी है, ये अपडेट गूगल ने दी है। गूगल ने ये कहा कि भाई मैं जो है ना, लोग शरारत क्या कर रहे थे कि FAQ पेज बनाकर, क्योंकि FAQ का स्कीमा मैं यही कह रहा हूं ना बहुत जल्दी रैंक हो जाएगा, तो लोग क्या करते थे कि अपनी वेबसाइट के ऊपर FAQ का पेज बनाते थे और उस पेज के थ्रू उधर, हालांकि उस वेबसाइट पे उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर वो इतने सारे FAQ लिखते थे तो वेबसाइट रैंक हो जाती थी। सो गूगल ने क्या किया, इसको विड्रॉ कर लिया FAQ की ऑप्शन को, और वो कहता है जी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उनकी वेबसाइट पर और जो हेल्थ की वेबसाइट्स हैं उनकी वेबसाइट पर ये उतना ही इफेक्टिव रहेगा जितना इफेक्टिव पहले था। इसके अलावा जो है उसके ऊपर मैं इसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगा। ये इसकी अपडेट आई थी और ये इसने अफेक्ट किसको किया? अब ये देखें, ये बना हम किससे रहे हैं? स्कीमा की बात कर रहे हैं। अपडेट कौन दे रहा है? गूगल दे रहा है। भाई वेबसाइट ने तो गूगल पे रैंक होना है ना, तो गूगल कह रहा है कि मैं पहले इसको कंसीडर कर रहा था, अब मैं इसको कम कंसीडर करूंगा या नहीं कंसीडर करूंगा। किस किस को? FAQ को और हाउ टू को। और कहता भाई FAQ और हाउ टू ऐसे स्कीमास थे जिनके थ्रू लोग जल्दी रैंक करवा लेते थे। हाउ टू करके तो बहुत सारे क्वेश्चन जो बन जाते हैं, तो उसकी वजह से लोग ज्यादा सर्चिंग में आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई अब इस तरह का स्कीमा, वैसे तो वेबसाइट पे लगाओ, वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखने से मना नहीं कर रहा वो ये कह रहा है कि अगर ये वाला स्कीमा भी आप लगा लोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये वाला स्कीमा किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लगा होगा या हेल्थ की वेबसाइट पे लगा होगा तो मैं इसका काम वैसे ही करूंगा जैसे पहले कर रहा था। ठीक है, सो अब हमें यहां से पर्सन, ये किसी ने अपना वीलॉग बनाना है, लोकल बिजनेस, जॉब पोस्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कितनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, वीडियोस, काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। तो कहता है हाँ भाई किस तरह का बनाना है? मैं कहता हूँ भाई लोकल बिजनेस है हमारा, चूज कर लिया हमने। अब क्या आ रहा है नीचे, देखते जाए जरा। अब ये राइट, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, देखा जाए तो कोड ही जनरेट हो रहा है और कोड ने जाकर HTML में पेस्ट भी होना है। और किस पोर्शन में पेस्ट होना है? हेडर में जाकर इसने हेड के पोर्शन में पेस्ट भी होना है। लेकिन हमने कुछ नहीं करना, हमने इस साइड पर आकर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है बस। वो मुझे क्या कह रहा है भाई, नाम बताएं। चलो जी, हमने कह दिया भाई ये सैयद मोबाइल लिखा हुआ आ रहा है, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, चलो जी लिखा रहने देते हैं। आगे आ जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? इमेज URL। इसका क्या मतलब है? कहता भाई आपकी वेबसाइट लाइव है, उसके इमेजेस किस URL पे पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ एक समझाने के लिए सिर्फ आपको कि इमेज URL मैंने दे दिया, लो जी मैंने कह दिया भाई ये URL है जहां पर हमारी तस्वीरें पड़ी हुई है। इसको छोड़ दें बेशक, नहीं तो सेम ID URL देना हो दे दें। ये क्यों लिखा हुआ है, इसको मिटा दें यहाँ से जी। वेबसाइट के अंदर इमेजेस होंगे ना, तो पहले हमने वेबसाइट का नाम लिखा है, फिर हमने वो फोल्डर बताया जहां पर इमेजेस पड़े हुए हैं। अच्छा उसके बाद आगे क्या आ गया भाई, फिर वेबसाइट का नाम पूछ रहा है आपसे। अब तो प्योर वेबसाइट का ही नाम पूछ रहा है ना, तो मैं इस पूरी को कॉपी कर लेता हूं और ये भी देता हूं। अब देखें राइट साइड पे कुछ हो रहा है, राइट विंडो पे कोड लिखा जा रहा है खुद ब खुद। फिर क्या कहता है जी, फोन नंबर आपका कोई है तो दे दो। मैं कहता हूँ जी ये मेरा फोन नंबर है। फिर क्या कह रहा है, अपनी प्राइस रेंज देनी है आपने। देखें ये कह रहा हूं ये वो इंफॉर्मेशन है जो क्राउलर को दे रहा है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जब आपकी क्राउलर के पास चली जाएगी तो कोई विजिटर क्यूरी देगा, तो क्राउलर को पता होगा ना कि भाई ये जो बंदा की क्यूरी है, ये कौन सा बंदा है जो फुलफिल कर सकता है, क्योंकि उसने स्कीमा के थ्रू ये सारा मैसेज उसको दिया होगा। तो फिर हमारे रैंक होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे जी। फिलहाल इसको छोड़ देता हूं, यानी कि यहां पर हमने इंफॉर्मेशन देनी है। यहां पर हमें क्या देना है? स्ट्रीट एड्रेस। यहां पर हमें क्या देना है? सिटी एड्रेस। यहां पर हमें क्या देना है?
जिप कोड, यहाँ पर हमने देना जी कंट्री कोड और रीजन कोड। रीजन कोड का क्या मतलब होता है? हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमने कंट्री कोड मांगा था उसने, यहाँ पर हमने देना है दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे क्या देना फिर? ठीक है, हम इस वक्त जिस रीजन में मौजूद है उसका पूछ रहे हैं, ऊपर पहले उसने कंट्री का पूछा। ऐसे ही लिखते हैं ना, किसी को अपना दें 9242 ही लिखते हैं आप। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? सोशल प्रोफाइल्स। आगे हम सोशल प्रोफाइल्स पे जी, आगे यूआरएल का ऑप्शन। अब जितने आपकी सोशल प्रोफाइल्स हैं सारी यहां पर ऐड कर दें। इसका एक फायदा होगा कि आप एक साइड से अपनी वेबसाइट को रैंक कर रहे हैं, एक साइड से आप अपने सोशल को रैंक करवा रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, और इसकी वजह से उसकी ऑप्टिमाइजेशन वक्त के साथ साथ बेहतर होती जाएगी। किसकी? सोशल प्रोफाइल्स की। लेकिन इसके लिए आपकी वेबसाइट का होना जरूरी है ना भाई, ये सब कुछ तो वेबसाइट के थ्रू हो रहा है जी। कैसे दें भला, कौन बताएगा मुझे? फेसबुक देने लगूं मैं पहले भाई, ये फेसबुक पे आए, ठीक है। यूआरएल कॉपी करने सिंपल, यहाँ पे कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है इसकी। जैसे ये इनका पेज है, ये इसको मैंने पिक किया, ये मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दिया। ऐड प्रोफाइल करते हैं, ऐड जितनी भी प्रोफाइल्स हैं इस तरीके से। टिकटॉक है तो उसका भी दे दो, एक्स है तो उसका भी दे दो, लिंक्डइन है तो उसका भी दे दो, यूट्यूब चैनल है तो उसका भी दे दो, ताकि सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो क्राउलर को कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरे कीवर्ड्स हैं और ये मेरी सोशल प्रोफाइल्स है। तो इनको भी साथ में ऑप्टिमाइज करो। जब कोई बंदा गूगल करेगा तो फिर वक्त के साथ साथ ये भी गूगल पर रैंक होंगी। और अगर आपने नहीं दी होंगी तो जिसने किया होगा, वेबसाइट आपकी आ रही होगी, सोशल प्रोफाइल्स दूसरे बंदे की आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है जी? हो गया फाइन, एक गिना दी। इस तरह में अब बचा लेते हैं टाइम। ये क्या लिखा हुआ जी? 24/7 आप ओपन होते हैं। ऐड ओपनिंग आवर्स जैसे देने हो दे सकते हैं हम। राइट साइड पर आकर देखें, सब कुछ बन गया। प्राइस रेंज वो सैयद मोबाइल लिखा गया उस पर। एनीवेज यहाँ पर तो न्यूमेरिक वैल्यूज हमने देनी थी ना, कोई क्या दे देते भाई क्या प्राइस रेंज चल रही है जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? कॉपी, इसे कॉपी करें और क्या करें? बोलेंगे आप लोग क्या करें जी? जो भी आपको लग रहा है कि आपकी फाइल थी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई ये मेरी फाइल है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया, मैं इसके नोटपैड में गया, हेड में आ गए। ऑलरेडी आपको स्कीमा नजर आ रहा है इस पे लगा हुआ, यही कोड है स्कीमा का। मैं इस पे पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है। एनीवेज मैं आपको समझाने के लिए ऊपर लगा देता हूं, वही चीज आई है दोबारा से। लेकिन स्कीमा वो वाला डिफरेंट होगा, ये वाला डिफरेंट होगा। वो भी मैंने किसी को समझाने के लिए बनाया होगा, या वेबसाइट पे पहले से लगाया होगा, तो इसलिए आ रहा होगा, ठीक है। ये मैंने लोकल का लगाया है, ये आपको कैसा लगाना है? आपको तो उसकी वेबसाइट को देखना है, लेकिन उसकी वेबसाइट की टाइप क्या है और उसकी वेबसाइट के करीब तरीन कौन सी सजेशन है जो आपको स्कीमा दे रहा है। जैसे मैंने शुरू किया तो क्या लिखा हुआ था? आर्टिकल, फिर क्या लिखा हुआ था? कोविड, फिर क्या लिखा हुआ था? ब्लॉग, फिर क्या लिखा हुआ था? इवेंट। तो आपको देखना है कि आपका स्कीमा किसके करीब तरीन है। आपने अपने बिजनेस से रिलेट करता हुआ स्कीमा बनाना है। कंफ्यूज तो नहीं करना ना क्राउलर को कि वेबसाइट किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रही है और आपका स्कीमा किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये रही हमारे पास स्कीमा। आए जरा वापस इस पर। एक टर्म है, एक छोटा सा और टॉपिक है इसके अंदर जी, वो क्या जी? लिंक जूस, ठीक है। ये लिंक जूस क्या चीज होती है? क्लास छोड़ के जाना तो चले जाओ, क्लास छोड़ के जाना चले जाओ, तुम्हारी मर्जी। क्लास अभी खत्म नहीं हुई फिर भी छोड़ कर जाना तो चले जाओ, 10-15 मिनट, ठीक है आप जाओ। अच्छा, लिंक जूस का क्या मतलब होता है? जूस, पीने वाला जूस। लिंक जूस का मतलब है कि एक लिंक है, उसकी एक अथॉरिटी है, ठीक है। मतलब एक लिंक है, उसकी एक अथॉरिटी है। अब फेसबुक का लिंक जो है उसकी एक अलग अथॉरिटी है भाई, 100 में से 100। हमारी जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी, अगर नई वेबसाइट होगी तो उसकी अथॉरिटी तो 0 होगी। हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ जाए। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां पर अथॉरिटी अच्छी होगी और वहां पे जाकर
हम अपनी वेबसाइट के लिंक्स पेस्ट करेंगे। फायदा क्या होगा उसका? उसका फायदा ये होगा कि भाई उसका लिंक अथॉरिटी अच्छी थी ना, तो वो थोड़ी सी अथॉरिटी हमको भी दे देगा उसमें से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक पोस्ट लगाऊं फेसबुक पे जाकर और पता लगे जनाब मेरी अथॉरिटी तो 0 थी, तो फेसबुक पे पोस्ट लगी थी ना तो 40 हो गई एकदम। ऐसे तो नहीं होगा। बहुत स्लोली हमारी अथॉरिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और इस तरह करके हम अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को बेहतर करते हैं। तो जब कोई अच्छा लिंक आपको अपनी अथॉरिटी थोड़ी सी देता है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि लिंक जूस। इसको हम लिंक जूस बोलते हैं। समझ आई बात की? यानी ऐसे ही है ना, जैसे मेरे को यहाँ पर एक जग पड़ा हुआ है और 6 गिलास पड़े हुए हैं। अब अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं उसमें से कुछ चीज निकालूंगा तो आखिर में जग खाली हो जाएगा, होगा ना खाली। लिंक जूस में क्या है कि जग खाली नहीं होगा, उसकी अथॉरिटी ऐसे ही है बिल्कुल। के पैकेजेस माल में गए हैं जनाब, वहां पर 50% ऑफ लगा हुआ है। ठीक है, हर ब्रांड के ऊपर 50% ऑफ चल रहा है। हमने क्या किया कि हर ब्रांड पे जाकर दरवाजे पर ना अपनी स्टैंडी लगा दी। अब क्या हो रहा है, जैसे ही ब्रांड के अंदर कोई बंदा दाखिल होता है तो सबसे पहले उसे हमारी स्टैंडी नजर आती है। अब यही वाली स्टैंडी जो थी ना, बैनर की शक्ल में मैंने सड़क पे भी लगाई हुई थी। अब आप मुझे बताएं कि लिंक जूस कहां से मिलेगा? ब्रांड से मिलेगा। ऐसे ही है ना? तो आप, लेकिन उसको उसकी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं कहूँ उसकी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ना, वो तो जितनी पॉपुलर पहले थी आज भी उतनी ही रहेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी अथॉरिटी को कैश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई उनके साथ हमने तय किया कि भाई ये हम रखेंगे आपके दरवाजे पे, देख लें आपने हमें चार्ज करना है या वैसे ही रख देंगे, फ्रेंडली रखना है आपने। उन्होंने जो भी किया। अब क्या हो रहा है कि अगर एक दिन में उनकी शॉप के ऊपर 1000 लोग गए तो जो विजिटर्स थे वो सारे के सारे उसके क्लाइंट्स थे, उनके नजदीक हमारी अथॉरिटी भी बढ़ गई। ठीक है, सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ लिंक जूस। ये मैंने कहा था आपको बताऊं कि व्हाट इज लिंक जूस। लिंक जूस होता क्या है? ये आप लहदा से मुझे भी बताता हूँ, क्लास खत्म करके बताता हूँ। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने नोट किया है, मैं बताता हूँ आपको। कोई बात नहीं, आप जितने मर्जी क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पर हूँ तो क्यों नहीं आएगा। अभी एक टॉपिक और मैंने कराना है आज, ताकि हम इसको अगले लेक्चर में वाइंड अप करें। टेक्निकल एसईओ 2। जिसे मैंने इसे खत्म करना है ना, उसके बाद किसी भी लेक्चर में मैंने एक क्विज रखना है पूरी एसईओ का, नॉट वेबसाइट एडिटिंग। वेबसाइट एडिटिंग का बिल्कुल नहीं रखना, सिर्फ एसईओ का क्विज रखना है, जिसमें आप सब ने मुझे बताना है कि भाई कैसे एसईओ होगा। और मेरे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसका नाम होगा एसईओ चेकलिस्ट। वो मेरी ऑडियो की शक्ल में भी है और एक छोटी उसको इन शॉर्ट किया हुआ है, जिसमें सिर्फ बैकग्राउंड पे म्यूजिक होगा और वो लिखा हुआ आ रहा होगा कि चेकलिस्ट क्या है। उसको आपने देख कर आना है ताकि हम डिस्कस, आपको अब आप इस काबिल होंगे भाई आपको एसईओ करनी है तो करना क्या है, क्योंकि पकड़नी किधर से है, उसको पिक कहां से करना है भाई, बात शुरू कहां से करनी है। जब तक यही नहीं पता होगा तो कैसे पता लगेगा। ठीक है, वो वीडियो सबने देखनी है। अच्छा, अब जरा यहां पर आकर देखिएगा, इसके बाद इनके क्वेश्चन का आंसर भी करते हैं। ये एक मोबाइल की शक्ल है, मोबाइल की तस्वीर बनाई हुई है एक, इस पे एक टर्म लिखी हुई है मैंने, अबव द फोल्ड कंटेंट। ये जो टर्म है ना, ये जगह जगह इस्तेमाल होती है। आप फेसबुक पे एक पोस्ट देखते हो, मोर का बटन आता है ना, जब आप मोर के बटन पे क्लिक करते हो तो पूरी डिस्क्रिप्शन नजर आ जाती है। आप यूट्यूब पर एक वीडियो देखते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हो, 2 लाइनों के बाद वहां पर भी मोर का बटन बना होता है। आप एक वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट जब खुलती है तो इतने हिस्से में खुलती है सर। इन सब चीजों को हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। ये जितनी चीजें हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, यानी कि आपने अनफोल्ड करना है तो नीचे जाना है, ऐसे ही है ना। अबव द फोल्ड कंटेंट यानी कि इसको फोल्ड करने से पहले वाला कंटेंट कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया अबव द फोल्ड कंटेंट किसे बोलते हैं? अबव द फोल्ड कंटेंट का क्या मतलब है कि जब आप, चाहे वो यूट्यूब की वीडियो होगी तो वो कैसे अनफोल्ड हो रही है, मोर के बटन से। फेसबुक की डिस्क्रिप्शन कैसे अनफोल्ड हो रही है, मोर के बटन से। और वेबसाइट्स कैसे, सारी वेबसाइट तो इधर तक नजर नहीं आनी ना भाई, वेबसाइट तो बहुत बड़ी है।
ठीक है ना, स्क्रॉल करेंगे हम, तो जैसे ही हम पहला स्क्रॉल करेंगे ना तो इसमें हमने वेबसाइट को अनफोल्ड कर दिया। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात यह कि वेबसाइट की जो स्पीड है वो ऐसे मेजर नहीं होनी कि सारी वेबसाइट बड़ी हैवी वेबसाइट थी, बहुत डाटा था। एक वेबसाइट है जिसमें कम डाटा है, एक वेबसाइट कहते हैं भाई बहुत डाटा है इस पे, तो इस वजह से ये स्लो है कि इस पे डाटा बहुत है। नो, आपकी वेबसाइट ने सिर्फ इतने हिस्से से फास्ट होना है या इतने हिस्से से स्लो होना है। को याद है, मैं शुरू में एक बात बार बार कर रहा हूं, स्क्रिप्ट्स बार बार कहता हूं ना, स्क्रिप्ट्स नहीं होने चाहिए। तो अब अगर हम इस हिस्से पे स्क्रिप्ट लगा देंगे, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट्स हो या बहुत ज्यादा CSS स्क्रिप्ट्स हो, अगर वो चीजें लगी होंगी, देखें अब अगर वेब डेवलपर देख रहा होगा, इस बात को सोच रहा होगा, वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई मैं वेबसाइट कितनी ज्यादा कलरफुल बना सकता हूं और फ्रंट कलरफुल होना चाहिए। उसका पॉइंट तो यही है कि भाई वो ज्यादा इंप्रेस तो वही करेगा ना जो पहला हिस्सा कलरफुल होगा। अब वो पहले हिस्से पर अगर ज्यादा रिसोर्सेज लगा देगा तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट तो स्लो हो जाएगी। सो हम क्या कहते हैं, SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई ये वाला हिस्सा जो है ना 2.5 सेकंड तो गूगल कहता है ना, तो हम कहते हैं भाई 2.5 इससे भी कम सेकंड्स में ये वाला हिस्सा लोड होना चाहिए। अगर ये वाला हिस्सा इतने टाइम में लोड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट की स्पीड ठीक है। और अगर आपकी वेबसाइट इतनी देर में सिर्फ इतना हिस्सा, बस इसके नीचे वाला हिस्सा कितना टाइम ले रहा है भाई, वो तो ले टाइम, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं है ना उसमें। जैसे मैं क्लासरूम में आता हूं और आकर मैं लैपटॉप ऑन करता हूं, अब देखते हो ना टाइम हम कंज्यूम करते हैं, इसमें कंज्यूम करते हैं। तो अगर हम यूं करें कि हम अगले कल प्लान ये कर लें कि भाई जैसे ही मैं क्लासरूम में आऊंगा ना तो 10 मिनट हम क्विज लेंगे, तो हमने टाइम कैप्चर यूज कर लिया। अब वो जितना टाइम मर्जी लेकर चले, मेरा लैपटॉप 5 मिनट में ऑन हो, 2 मिनट में ऑन हो, 15 मिनट में ऑन हो, आधे घंटे, हम तो क्विज ले रहे हैं भाई, हम तो काम कर रहे हैं। तो ये चीज लोड हो गई, हमने इस पर काम शुरू कर दिया। नीचे वाला हिस्सा क्या है, बैकग्राउंड पे लोड हो रहा है, वो तो हो ही जा रहा है। ऐसा तो नहीं है उसके सामने आना है तो लोड होना है भाई, वेबसाइट का URL लिखा तो लोड हो रहा है। तो बाद में जैसे ही मैंने इसको देखा, थोड़ी देर के बाद मैं नीचे गया तो वो भी लोड हो गया। सो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अबव द फोल्ड कंटेंट में जो कंटेंट हो वो ऐसा होना चाहिए जो स्लो, जल्दी से लोड हो जाए, टाइम ना लगाए। तो फिर हम आगे क्या कहते हैं, हम आगे ये कहते हैं कि भाई यहां से जावास्क्रिप्ट को हटा दो ताकि ये वाला हिस्सा जल्दी लोड हो। ऐसा ना हो कि विजिटर आए और वो ये कहे कि क्या हो भाई ये तो वेबसाइट ही नहीं चल रही अभी तक, कितनी देर से मैंने लगाई हुई है। वो समटाइम क्या होता है, समटाइम वो एक पॉइंटर घूमना शुरू हो जाता है, यहाँ पॉइंटर घूमता भी नहीं है तो समटाइम क्या होगा, स्लाइडर की स्पेस बनती है लेकिन वो भी आता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आता है। पहले टेक्स्ट आता है, फिर तस्वीर आती है, फिर नीचे वाला हिस्सा आता है। सो हम कहते हैं कि भाई ऊपर स्लाइडर लगाओ ही ना। अब अगर हमारा क्लाइंट हमें ये कहे या डेवलपर हमें कहे कि भाई आज क्या करें, ये तो आपकी वेबसाइट बड़ी फारिग वेबसाइट है, हर बंदे ने स्लाइडर लगाया हुआ और आप नहीं लगा रहे हैं। सो हम कहेंगे कि भाई हम यूं करते हैं, स्लाइडर इधर नहीं लगाते, हम यूं करेंगे ना जब, तो अगली जो स्क्रीन आएगी उसमें स्लाइडर आ जाए, ताकि हमारा जो स्लाइडर लगाने की ख्वाहिश है या स्लाइडर से हम जो मैसेज देना चाह रहे हैं हमारा वो मैसेज भी चला जाए और हमारी वेबसाइट कंपटीटर्स की निस्बत रैंक भी कर जाए। वेबसाइट की स्पीड हम कम नहीं कर सकते, SEO वाले बंदे वेबसाइट की स्पीड तो कम नहीं कर सकते ना, सजेस्ट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं, डेवलपर को कह सकते हैं कि भाई ये जो आपकी वेबसाइट स्लो हो रही, डेवलपर को नहीं पता, वो इन तरह के क्रॉस चेक नहीं कर रहा, वो वेबसाइट बना रहा है बस। हमने वेबसाइट जो बनी हुई है ना, हमने सबसे पहला क्रॉस चेक तो यही मारना है कि भाई ये वेबसाइट इंडेक्सेबल भी है कि नहीं है। अगर वेबसाइट इंडेक्सेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि वेबसाइट की तो SEO ही नहीं हो सकती। तो पहला चेक तो ये है। तो ये चेक करते हुए जब गूगल हमें जो जो रिकमेंडेशंस देता है हम उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं और उसमें फिर हमें डेवलपर को बताना पड़ता है कि भाई ये चीजें चेंज कर दो, ठीक है। सो ये था, क्या था, अबव द फोल्ड कंटेंट। अच्छा सर नीचे एक चीज और भी होगी इसमें, वो भी देखते हैं बस फाइनली। ये क्या लिखा हुआ है, एक और कोड है। सबसे पहले तो ये कोड देखें, और ये कोड किसका है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है, ठीक है, ये CSS का कोड है, कैस्केड स्टाइल शीट का एक छोटा सा कोड है। इसका मकसद क्या है, अब कुछ लोग हैं जो वेबसाइट बनवाते हैं, वो कहते हैं भाई हमारी जो वेबसाइट है ना वो बड़ी डिफरेंट लगनी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, डिफरेंट फॉन्ट लगाएंगे, यूनिक से फॉन्ट लगा लेते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो बिल्कुल डिफरेंट होगी भाई, किसी की वेबसाइट से उसकी शक्ल ही नहीं मिलती, उनको लग रहा है कि जबरदस्त काम हो गया, ये वाला फॉन्ट किसी ने आज तक नहीं इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जब विजिटर ने उस वेबसाइट को खोलना है तो वो वेबसाइट का फॉन्ट तो उनके मुताबिक यूनिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो विजिटर के पास भी नहीं है, विजिटर के पास भी नहीं है ना। अब क्या होगा, जैसे ही हमारी वेबसाइट खुलने लगेगी तो सबसे पहले उसने क्या काम करना है, फॉन्ट इंस्टॉल करना है भाई।
इसका मतलब क्या हुआ, फिर स्पीड स्लो हो गई। मैं क्या फिर वेबसाइट की स्पीड स्लो हो गई कि फ़ॉन्ट ही नहीं इंस्टॉल हो रहा। भाई फ़ॉन्ट इंस्टॉल होगा तो नजर आएगा ना सब कुछ, क्योंकि हमने तो यूनिक सा फ़ॉन्ट लिया है, ना वो किसी के कंप्यूटर में होता है, ना लैपटॉप में होता है, ना मोबाइल पे होता है। तो हर दफ़ा वो क्या करेगा, फ़ॉन्ट को पहले इंस्टॉल करने के लिए कुछ टाइम कंज्यूम करेगा। अब इसकी अच्छी प्रैक्टिस क्या है, सिस्टम फ़ॉन्ट्स यूज़ करें। नंबर 1 कि जो आपको पता होगा भाई हर मोबाइल में भी वो फ़ॉन्ट अवेलेबल है, हर लैपटॉप में भी वो फ़ॉन्ट विंडो 10 में भी अवेलेबल है, ठीक है, विंडो 11 में भी अवेलेबल होगा, अगर कोई बंदा विंडो 7 भी पुरानी यूज़ करने लगा फॉर एग्जाम्पल, उसमें भी अवेलेबल होगा। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है फ़ॉन्ट स्वैप। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमने ये छोटा सा कोड लिख दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने स्टाइलिश फ़ॉन्ट लेना है, मगर वो स्टाइलिश फ़ॉन्ट तो पहले इंस्टॉल होना है, तो उसने टाइम कंज्यूम करना है। तो हमने कहा कि भाई जैसे ही हमारा पेज लोड हो तो उसको लोड कर दो सिस्टम फ़ॉन्ट से, और जैसे ही हमारा फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाए तो उसको स्वैप कर दो उस फ़ॉन्ट के साथ। तो ये वाला कोड लगाने से भी हम स्पीड को मैनेज कर सकते हैं उस सूरत में जब फ़ॉन्ट इशू कर रहा हो। अब आपने ये देखा ये वाला काम कैसे हो रहा है, ये CSS के कोड से हो रहा है। ये छोटा सा CSS का कोड है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। क्या लिखा हुआ जी, फ़ॉन्ट फेस, नाम से पता लग रहा है। फ़ॉन्ट फेस क्या होते हैं, राइटिंग स्टाइल्स। ये एक ब्रैकेट लगी है, ये एक ब्रैकेट लगी है। CSS का कोड जब लिखा जाता है तो ब्लॉक बना के लिखते हैं, वो जैसे आप HTML में लिखते हो ना कोड है टैग के अंदर, तो यहाँ पर जो CSS में लिखते हैं ना, वो एक से ज़्यादा लाइनों में कुछ लिखना हो तो ब्लॉक बना लो। फिर क्या लिखा हमने, फ़ॉन्ट फैमिली। आमतौर पर हम उसमें HTML में क्या लगाते होते थे, इक्वल टू। तो यहाँ पर इक्वल टू के बराबर क्या होता है, कॉलन, यानी उसके बराबर का जो करेक्टर है वो कौन सा है, कॉलन का निशान है। और उसके बाद आगे क्या लिखा है, ओपन, ये फ़ॉन्ट का नाम आ गया। मैंने कहा ये वाला फ़ॉन्ट लोड कर दो, और ये वाला फ़ॉन्ट जो साइज लोड कर दो, और फ़ॉन्ट डैश डिस्प्ले डॉट स्वैप, उसको स्वैप कर दो। पहले क्या होगा, पहले ये लोड हो जाएगा, जैसे ही ऑटोमेटिकली वो उसकी इंस्टॉलेशन होगी तो वो स्वैप करके उसको वापस कर देगा। लेकिन ये उस सूरत में है जब आप फ़ॉन्ट को यूज करना चाहते हैं। इनकी अच्छी प्रैक्टिस क्या है, सिस्टम फ़ॉन्ट्स, ताकि ये ना हो कि आपकी वेबसाइट लोड हो नहीं रही उसके कंप्यूटर की वजह से, लेकिन इफेक्ट आपकी वेबसाइट पे पड़ रहा है। स्पीड का इशू तो आपकी वेबसाइट का आ रहा है कि भैया तो वेबसाइट खुलती नहीं है, हालांकि इशू क्या था कि उसके पास वो फ़ॉन्ट नहीं था। अच्छा चलें जी, अब ये होगी बात खत्म हमारी। और आगे क्या लिखा हुआ जी, फॉर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्लग स्वैप गूगल फ़ॉन्ट डिस्प्ले, ये प्लगइन का नाम है। स्वैप गूगल फ़ॉन्ट, गूगल में लिखेंगे प्लगइन्स में जाकर, इतने सारे प्लगइन्स आएंगे, जस्ट उसको इंस्टॉल करना, कुछ नहीं करना। मैं कहा उसको सिर्फ इंस्टॉल करना है तो ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद ये काम करना शुरू हो जाएगा। मगर ये आपको एक दूसरी ऑप्शन बताइए, बेहतर ऑप्शन क्या है, सिस्टम फ़ॉन्ट्स यूज़ करें ताकि हमें ये कोड भी ना लिखना पड़े। ठीक है, मैं कह रहा था ना, एक तरह हमें कह रहा था कोडिंग को अवॉइड करें, तो हमें कोडिंग को मैक्सिमम अवॉइड करना है। फिर उसके बाद हमें यह भी करना है कि डेवलपर से जब वेबसाइट लें तो उसको ये कहें कि भाई कोई अनयूजेबल कोड वेबसाइट पे ना, क्योंकि डेवलपर्स करते क्या है, बेसिकली तो कहीं से कोड उठाते हैं ना, तो कहीं कहीं हम डाटा दे देते हैं, तो जो डाटा फीड करते हैं बाकी का कोड तो अनयूजेबल रह जाता है। तो जो आम यूजर्स हैं उनको तो नहीं पता कि यूजेबल कौन सा है और अनयूजेबल कौन सा है, वो तो हमें टूल से पता लगेगा कि इसमें अनयूजेबल कोड पड़ा हुआ है। तो हम डेवलपर से कहेंगे कि भाई इसके अंदर जो कोड इस्तेमाल नहीं हो रहा उसको रिमूव कर दो ताकि वो हमारी स्पीड को हर्ट ना करे। चलिए जी, अब आपने क्या पूछा था, पूछे जी। आपको किसी क्लाइंट ने अपना प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि क्लाइंट आपको अपनी होस्टिंग का एक्सेस देगा, यूजर नेम पासवर्ड। जैसे हम उसके सी पैनल में जाएंगे तो वहां पर एक फोल्डर पड़ा होगा पब्लिक HTML का। अगर मैंने डाउनलोड करनी है तो मैं पब्लिक HTML के फोल्डर में जाकर यहाँ पूरे फोल्डर को डाउनलोड कर लूंगा। मैं उसको जिप करूंगा, पहले जिप का एप्लीकेशन हर होस्टिंग में मौजूद है। कंप्रेस करूंगा, एक कंप्रेस फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर को डाउनलोड कर लूंगा। ठीक, उसके बाद मैंने उसमें SEO अप्लाई की, और SEO को अप्लाई करने के बाद जब मुझे लगेगा हो गई है तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। अब एक तरीका क्या है कि हम प्रीवियस क्लास में देखते आ रहे थे, सब डोमेन्स। हम क्या करेंगे, पैरेलल एक सब डोमेन बना लेंगे पहले, ठीक है, ताकि रिजल्ट दे सकें। ऐसा ना हो कि हम बार बार उसकी वेबसाइट को ही रिमूव करते जाएं। हम जब तक हम SEO ना करें, हम कहते हैं उसकी वेबसाइट वैसे ही चलती रहे, जब वो ओके कर दे फिर हम उसको लाइव करें। जैसे car.cyd कार है, ये सब डोमेन है। car.cyd कार्स हमारी सब डोमेन है, CYD कार्स डोमेन है। तो हम क्या करेंगे, जो काम हम करेंगे वो किस में लगाएंगे, सब डोमेन में लगाएंगे। जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि जो चीजें हमने की हैं फर्स्ट फेज में, इनको लाइव कर दो, फिर मैं उसको क्या करूंगा,
पब्लिक HTML के फोल्डर को रिप्लेस कर दूंगा, मेरी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। मसला हुआ कि अभी कुछ रहता है। ये उस सूरत में जब हम किसी क्लाइंट के साथ हैंडलिंग करने लगे हैं। अब अगर क्लाइंट आपको कहेगा भाई मेरी वेबसाइट की SEO कर दो, और वो ये कहेगा कि मैंने आपको एक्सेस भी नहीं देना, ठीक है, तो फिर आप उसे 2 दिनों के बाद कहेगा कि आपकी SEO हो गई है, पैसे दे दें, ठीक है, यही हो सकता है। मैं कहा यही हो सकता है, यही कहा जा सकता है, और तो नहीं कुछ कहा जा सकता। एक्सेस के बगैर तो SEO नहीं हो। मेरे पास कितने सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, वो मुझे कहते हैं जी हमने किसी से SEO करवाई थी और SEO ही नहीं हुई वेबसाइट की। सो फिर मेरा क्वेश्चन उससे यही होता है कि आपने उसे अपना एक्सेस दिया था वेबसाइट का? कहता है उसने मांगा ही नहीं था हमसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर नहीं, इसका मतलब ये नहीं उसने SEO नहीं की होगी, उसने सिर्फ और सिर्फ ऑफ साइट SEO की थी। ऑफ साइट SEO के लिए आपको वेबसाइट का एक्सेस, भाई फेसबुक पे पोस्ट लगानी है, लिंक दे दिया, लिंक्डइन पे जाकर अकाउंट बनाना है, लिंक दे दिया, उसके लिए तो हमें किसी की वेबसाइट के एक्सेस की जरूरत ही नहीं है। तो उसने सिर्फ ऑफ साइट SEO की होगी, ऑन साइट SEO एक्सेस के बगैर कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो CMS की SEO हो, और अगर वो CMS की वेबसाइट होगी तो उस सूरत में भी हमारे पास उसका WP लॉगिन आएगा और उसमें भी यूजर नेम और पासवर्ड होगा। और CMS को हम ऑनलाइन ही कर देते हैं, लेकिन CMS को करते हुए एहतियात करनी पड़ती है, इसलिए कि अगर उधर कुछ चीज चेंज हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें एक काम हम करते हैं कि हम क्लाइंट से कहते हैं कि हमें एक डुप्लीकेट पेज का प्लगइन दे दो। उससे क्या होता है, डुप्लीकेट आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो डुप्लीकेट पेज। इसका मतलब क्या है कि भाई उसमें एक होम पेज है आपका, मतलब जैसे हमारी HTML फाइल है उसमें होम पेज क्या कहलाता है, इंडेक्स, वहां पर जो है वो फ्रंट पेज कहलाएगा। वो जिसको वो फ्रंट पेज कह रहा होगा, मैं बताऊंगा आपको एक लेसन उसका, जिसको वो फ्रंट पेज कह रहा होगा उसकी मैं कॉपी ले लूंगा, ताकि मैंने जो प्रैक्टिस करनी है ना, जब मैंने उसकी SEO अप्लाई करनी है, बाद में बेशक मैं उसको रीनेम कर दूं उसी पेज के साथ और उसको रिमूव कर दूं जब मुझे कंफर्म हो गया, लेकिन मैं करूंगा इसलिए डुप्लीकेट के ऊपर कि भाई गड़बड़ हो जाए तो उसका ओरिजिनल पेज खराब ना हो, ओरिजिनल पेज भी वहां पे पड़ा रहे और डुप्लीकेट भी पड़ा रहे। जैसे भी मैंने इंडेक्स की एक फाइल खोली थी तो आपने देखा था उस पर लिखा था ना कॉपी इंडेक्स, तो ओरिजिनल इंडेक्स नहीं खोली मैंने, कॉपी वाली खोल लिया। जिसका मतलब क्या हुआ कि हम ये करेंगे और हम अपने सारे बैकअप्स अपने पास रखेंगे। सिमिलरली इंडेक्स में भी आप जो चेंजेस करेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने फर्स्ट वीक में कोई काम किया, सो एक इंडेक्स फाइल में मैंने कुछ चेंजेस की, तो मैंने उसके ऊपर ना टेन्योर लिख दिया कि भाई ये सेटिंग्स मैंने 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक की थी। उसके बाद फिर मैंने अगले वीक में उस पर काम किया, फिर मैंने एक और इंडेक्स फाइल बना ली, फिर मैंने लिखा भाई 7 फरवरी से लेकर 15 तक मैंने ये काम किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मार्च के महीने में मुझे कुछ कंसीडर करना पड़ता है कि मुझे वो सेटिंग्स रीस्टोर करनी है, तो मेरे पास सारे बैकअप्स पड़े हुए हैं, मैं जिस बैकअप को वीकली रिस्टोर करना चाहूं मैं उसको, ऐसा नहीं कि आपको कि सारी SEO हो गई थी और आखिर में फाइल खराब हो गई, ऐसे होता है ना कि आपने सारी SEO कर ली और आखिर में गड़बड़ हो गई, आप कहोगे आप शुरू से करो। तो आप इसको पीसीस की शक्ल में अपनी फाइलों को रख लें बैकअप्स के लिए, और इन बैकअप्स को आप चाहें तो उधर भी रखें, होस्टिंग में भी रखें अपने, ये ना हो कि लैपटॉप उड़ा तो साथ बैकअप्स भी गए। और हमने प्रीवियस क्लास में रोबोट्स पढ़ा था ना, तो मैंने कहा बैकअप का एक फोल्डर बनाया, सब कुछ रखा हुआ है, और उस बैकअप के फोल्डर को मैंने क्या कर दिया, डिसअलाउ अलाउ तो नहीं ना करता, अलाउ तो मेन फाइल को करेंगे जिसको हमने रैंक करना है, उसको मैंने किया हुआ है डिसअलाउ कि भाई इसको तुमने क्राउल नहीं करना, ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है। तो ये पर्पस था। जैसे मैंने अभी लेक्चर दिया आपको, तो मैंने कहा भाई मेरे पास होस्टिंग है, मैं इसको ज्यादा सिक्योर करने के लिए अपने होस्टिंग अकाउंट में रख लेता हूँ, तो वहां पर मैंने एक वीडियो के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है। वैसे हम इतना कर नहीं सकते हैं, वो होस्टिंग वाले आपको फोन कर देते हैं, मैसेज आ जाता है कि जनाब ये हमने इसलिए आपको मतलब ये डाटा स्टोरेज डिवाइस नहीं दी हुई। अगर किसी को अनलिमिटेड मिले और इस तरह की चीज़ें रखे जो वेबसाइट से रिलेट नहीं करती, ईमेल आ जाएगी आपको कि भाई ये तो हमने आपको वेबसाइट के लिए दी थी, आपने इसे बैकअप डिवाइस बनाया हुआ है। तो फिर मैं क्या करूँगा, उस वीडियो के फोल्डर को भी डिसअलाउ कर दूंगा, ताकि जब मेरी वेबसाइट रैंक, क्योंकि इस तरह तो बहुत सारा डाटा हो जाए ना, क्राउलर को परेशान कर दूंगा मैं, वो असल चीज़ तो क्राउल भी होना बंद हो जाएगी। तो जो चीज़ें मैंने अपने लिए रखी होंगी मैं उनको डिसअलाउ करता जाऊंगा, और जो चीज़ें मुझे विजिटर्स के लिए रखी हैं, क्राउलर के लिए रखी हैं, उनको मैं अलाउ रहने दूंगा, और वो हमारी मेन फाइल्स होंगी। ठीक है।